लास्ट वीडियो में हमने यूपीएससी प्रिपरेशन के ओवरव्यू के बारे में डिस्कस किया था, और उस डिस्कशन के दौरान आपने मेंटरशिप और गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में डिस्कस किया था, उसका थोड़ा बहुत आपने ओवरव्यू दिया था। तो अब आप डिटेल्ड मेंटरशिप और गाइडेंस के बारे में बता सकते हैं कि क्या यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान क्या मेंटरशिप, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट्स को ध्यान में रखने चाहिए? अभी अगर करंट पैटर्न की बात करें, जैसे बहुत सारे बच्चे जो कहीं से कोचिंग से पढ़ाई करते हैं या फिर खुद से सेल्फ स्टडी भी करते हैं, तो उनको एक कांस्टेंट सपोर्ट कहीं से वो गाइडेंस लेते रहते हैं, है ना। ये बहुत बेसिक चीज़ है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आपको गाइडेंस चाहिए होता है। आप टीचर से लेते हो या फिर आप कोई अपने सीनियर हैं उनसे आप गाइडेंस लेते हो। और गाइडेंस ऐसा नहीं है कि आप तैयारी स्टार्ट करने से पहले ही आपको सिर्फ गाइडेंस की जरूरत होती है। ये एक ऐसा जर्नी है जो थ्रू आउट द ईयर, पूरे प्रिपरेशन के दौरान आपको गाइडेंस चाहिए होगी। गाइडेंस सिर्फ इस बात की ज़रूरत नहीं होती कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन बीच में हो जाता है स्टूडेंट्स को। तो हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम जो हम लेके आना चाह रहे हैं, वो एक ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें पूरे प्रिपरेशन स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक हर वीकली, अभी जो हम करने वाले हैं, हर वीक हम उनको एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और उनके क्वेश्चंस को भी हम लोग आंसर करेंगे कि क्या इश्यूज हैं। और ये जो हमारा स्टेजेज होगा ना, ये जिस एग्जैक्टली कोई स्टार्टिंग से प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, फिर नेक्स्ट वीक उनको वो जो भी पढ़ रहा होता है, क्या पढ़ रहा होता है ना, फिर उसके अगले वीक, तो इस पे एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में ये बेस्ड होगा। और फ्यूचर में हम लोग इसमें जैसे कि सेमिनार्स हैं या वेबिनार्स हैं और मेंटरशिप प्रोग्राम है, काउंसलिंग्स हैं, इन सारे चीज़ों को भी इसमें ऐड करेंगे। सब जैसे आपने बताया कि मेंटरशिप प्रोग्राम थ्रू आउट द आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें ज़रूरत है, तो मेजरली मेंटरशिप प्रोग्राम आपको या मेंटरशिप जो गाइडेंस है वो इसलिए ज़रूरी होती है कि सिलेबस इतना वास्ट है। बिल्कुल। कैंडिडेट जब तैयारी करने बैठते हैं उन्हें ये मालूम ही नहीं पड़ता कि कैसे पढ़ाई करनी है, क्या चीज़ें को इम्पोर्टेंट हैं, क्या चीज़ नहीं है, कुछ आइडिया नहीं रहता है। और उसके लिए बहुत सारे यूट्यूब ट्यूटोरियल्स भी देखते हैं, नेट पे भी सर्च करते हैं, बट एक फिक्स उन्हें आइडिया फिर भी नहीं लग पाता है। Exactly. तो प्रीलिम्स, मेरा क्वेश्चन लाइक प्रीलिम्स के लिए है प्रिसाइजली। प्रीलिम्स की जब प्रिपरेशन करने बैठे उसका सिलेबस क्या ध्यान में रखें, कैसे उसको आगे कैरी करें प्रिपरेशन? बेसिकली हम लोग प्रीलिम्स, जो कि एग्ज़ाम का फर्स्ट स्टेज है ना, और कोई भी जब आप देखो कि फर्स्ट टाइम किसी ने डिसाइड किया कि उसे यूपीएससी की तैयारी करनी है, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना चाहता है, तो पहली चीज़ जो उसके सामने आती है वो है प्रीलिम्स एग्ज़ाम। ठीक है। और प्रीलिम्स के सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसा सोचता है कि उसने कुछ किताबें ले आई, कहीं से सुना कि हाँ एनसीईआरटी हो, किताबें अगर सही भी हो, है ना, तो भी सिलेबस को गाइड बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस को अच्छे से समझना, उस सिलेबस को अच्छे से समझ करके उसके अनुसार काम करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप प्रीलिम्स के सिलेबस को देखो तो काफ़ी बहुत ही जेनरिक सिलेबस लिखा हुआ है, काफ़ी डिटेल में नहीं है वो, है ना। तो इसमें भी जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि इंडियन हिस्ट्री, अगर सिर्फ इंडियन हिस्ट्री लिखा हुआ है, तो इंडियन हिस्ट्री में आप क्या पढ़ोगे? तो ये भी एक चैलेंज है। इसको कैसे करें सॉर्ट आउट? तो इसके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं, है ना। तो आज हम लोग सिलेबस के बारे में ही डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या है प्रीलिम्स एग्जाम का। सो यूपीएससी एज अ टॉपिक मेरे इज़ अ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि मैंने भी प्रिपरेशन करी है यूपीएससी। तो जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि प्रीलिम्स और मेंस में कि हम क्योंकि दोनों की तैयारी ओवरलैप करती है और सिलेबस भी एक तरह से बहुत हद तक ओवरलैप करते हैं। तो बाइफरकेट कैसे करें जब एग्ज़ाम क्लोज आ रहा है, एग्ज़ाम पास आने वाला ही है, तो आप इसको कैसे बाइफरकेट करेंगे कि मैं अभी प्रीलिम्स पे स्ट्रिक्ट करूँ और रिस्ट्रिक्ट हो जाऊँ, या फिर मेंस कब तक दोनों को साथ में लेकर चलता रहूँ? देखिए, जैसे सबसे पहले तो हमें ये क्वेश्चन जनरली उन कैंडिडेट्स के लिए जो 2023 में अपीयर होने वाले हैं अभी, ओके, तो उनके लिए आप बताइए। अभी जो 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहा है ना, आई थिंक कि वो इस स्टेज में होगा कि उसने कई जो बेसिक किताबें हैं, जो एनसीईआरटी किताबें हैं, या जो अच्छी किताबें हैं, जो रिकमेंडेड बुक्स हैं, उन सबको वो पढ़ लिए होंगे या पढ़ रहे होंगे। तो उनको एक बेसिक सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग होगा, राइट। और वो ये चीज़ देख रहे होंगे कि मेंस का जब वो पढ़ाई करते हैं ना, तो हम लोग ऐसे नहीं करते हैं कि प्रीलिम्स को पहले पढ़ रहे हैं या मेंस को बाद में पढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ने की चीज़ें सेम हैं। आपका अप्रोच अलग हो सकता है। कुछ सिलेबस में कुछ टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स में नहीं है, मेंस में है, या प्रीलिम्स में है और मेंस में नहीं है। तो आप
उन टॉपिक्स में कर सकते हैं कि चलो मेंस की टॉपिक है तो हम प्रीलिम्स की तैयारी के बाद उसको पढ़ें, है ना। लेकिन आज के टाइम पे जो ज़्यादातर जो सिलेबस हैं, जो कॉमन सिलेबस हैं, वो आप एक ही साथ पढ़ते हैं। जब प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास आता है तो आप उसकी प्रैक्टिस, प्रीलिम्स फोकस्ड प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे अभी जो है मुझे लगता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जनवरी या उसके बाद ही प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। अभी वो एक जनरल चीज़ पढ़ रहे हैं, अपने सिलेबस को पूरा कर रहे हैं, और सिलेबस को पढ़ते टाइम पे भी उनको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन के साथ साथ मेंस के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस स्टार्टिंग से करनी चाहिए। With respect to this question is with respect to 2024 or for candidates who are appearing 2024, क्योंकि वो आई थिंक अभी या तो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे होंगे, फाइनल ईयर में, या हो सकता है एक दो जो न्यूली कैंडिडेट्स है ना, बिल्कुल कि अब उन्हें बैठना है एग्जाम में, उनके लिए क्वेश्चन है कि वो तैयारी कैसे स्टार्ट करें। क्योंकि एनसीईआरटीज का मेनली एक डिलेमा रहता है कैंडिडेट्स के माइंड में कि एनसीईआरटीज को पहले 6 to 12 करे, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत बर्डन हम समझते हैं कि 6 से कौन लेके बैठे, डायरेक्ट 11-12 की कर लो, स्टैंडर्ड जो बुक्स आपको ऑनलाइन दिख रही हैं वो कर लो। मेरे माइंड में भी यही क्वेश्चन था, तो इसको कैसे टैकल करें? देखिए, अभी जो हम लोग आज की वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे ना, वो है कि हम लोग अपने सिलेबस को पहले समझेंगे, प्रीलिम्स के सिलेबस को। और जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए सबसे पहले तो यही ज़रूरी है कि वो प्रीलिम्स के सिलेबस को समझें। फिर हम लोग ये सारे जो डायलेमा हैं उससे संबंधित कि एनसीईआरटी 6 से पढ़े या 11-12 ही पढ़ ले ना, इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक 1 by 1 हम लोग व्यूअर से भी क्वेश्चंस लेंगे और उसको हम लोग लाइव में ही डिस्कस करेंगे। तो जस्ट 1-2 मिनट में मैं ये बताना चाहता हूँ, ज़्यादातर लोग सिलेबस को देखते हैं बट उसको एनालाइज नहीं कर पाते हैं, है ना। या सिलेबस, अगर प्रीलिम्स की आप सिलेबस की बात करो, फॉर एग्जांपल जो जीएस पेपर 1 है प्रीलिम्स का, उसके सिलेबस में हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट है। तो अब ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया क्या बहुत बड़ी चीज़ है कि सारी हिस्ट्री है, तो इसको एनालाइज कैसे करें क्योंकि डिटेल्स में दिया नहीं है, डिटेल तो इसकी है नहीं यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो जस्ट मैं जो भी टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में हैं उसको 1 by 1 उन सारे सिलेबस को मैं एक बार बताना चाहूँगा। जैसे कि जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रीलिम्स में 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है वो हमारा मोस्टली जनरल स्टडीज से संबंधित है, और पेपर 2 सीसैट है जिसमें एप्टीट्यूड है, लैंग्वेज टेस्ट है। तो पेपर 1 की अगर बात करें तो पेपर 1 में करंट अफेयर है नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का, ना, कोई भी ऐसा करंट अफेयर जो नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का हो। दूसरा जो पॉइंट है वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इंडियन नेशनल मूवमेंट अलग से लिखा हुआ है, ऑल्दो दैट इज पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, फोकस करके रखा है। दैट मीन्स कि आपको ये वाला जो पार्ट है नेशनल मूवमेंट वाला, इसमें आपको और डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आप बिल्कुल एंशिएंट से इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है, जो प्री हिस्टोरिक स्टोन एज का पीरियड है ना। फिर उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं, तो वहाँ से लेकर के जो भी एंशिएंट हिस्ट्री है, फिर मिडाइवल पीरियड में इंडिया में जो मुगल का पीरियड है, या फिर दिल्ली सल्तनत का पीरियड है, मराठा एम्पायर है, ये सारी चीज़ों के बारे में। और जो मॉडर्न पार्ट है हमारा, जब से ब्रिटिश इंडिया में आए तो उनका कैसे वो लोग आए और क्या क्या चीज़ें हुई, क्या उनकी पॉलिसीज़ थी, इन सारी चीज़ को पढ़ना है। और आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारी हिस्ट्री है उसको भी पढ़ना है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस जो बुक। बिल्कुल। तो इंडिपेंडेंस के बाद भारत की जो हिस्ट्री है उसमें, तो अब आप देखो कि हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि हर साल क्या क्या हुआ पिछले 2000 सालों का पढ़ना है ना। तो बेस्ट गाइड अगर प्रीलिम्स का कोई है तो वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नेक्स्ट जो सिलेबस का टॉपिक है वो है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, है ना। इसमें फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, 3 तरह की ज्योग्राफी की बात कर रहा है, फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक। तो फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो हम जब पढ़ते हैं तो पूरे वर्ल्ड का और साथ ही साथ इंडिया का भी। तो ज़्यादातर इसमें स्टूडेंट्स जो हैं फिजिकल ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी में सिर्फ एटलस को कंसिडर करना चाहिए कैंडिडेट्स को, या पूरा ओवरऑल? देखिए, अगर ज्योग्राफी को 2 तरीके से हम देख सकते हैं। एक तो मान लो आप इंडिया की वाली ज्योग्राफी और वर्ल्ड वाली ज्योग्राफी। दूसरा हम देख सकते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरा जो हो गया वो आपका
जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी है या ह्यूमन ज्योग्राफी है, जीएस के प्रोस्पेक्टिव GS से मैं बात कर रहा हूँ। तो फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया का भी है और वर्ल्ड का भी है। तो इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो वर्ल्ड के फिजिकल ज्योग्राफी का एक पार्ट है, लेकिन चूंकि हम इंडियन सिस्टम को यहाँ पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो इंडिया के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। सिमिलरली ह्यूमन ज्योग्राफी या इकोनॉमिक ज्योग्राफी में अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया की इकोनॉमिक जो ज्योग्राफी है उसको पढ़ना है हमें, पर इंडिया वाले पार्ट को ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, ज़्यादा फोकस्ड करके पढ़ना है। तो इस ज्योग्राफी के सिलेबस में फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है इन तीनों को बैलेंस करना है। सोशल ज्योग्राफी में जैसे कई बार है सेटलमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, कई बार लोग इग्नोर कर देते हैं इनको, है ना, क्योंकि बहुत सारे पार्ट सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है वो इकोनॉमिक्स में भी मिलता जुलता है कई चीज़ें। मेरा क्वेश्चन था सोशल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में इम्पोर्टेंट रखते हैं कि नहीं रखते हैं? देखिए क्या है कि क्वेश्चन जो है किसी टॉपिक से क्वेश्चन कभी कम आ सकता है या कभी ज़्यादा आ सकता है ना। अगर उससे क्वेश्चन आ रहा है तो हमें उसे पढ़ना है, क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो भी हमें पढ़ना है, क्योंकि मात्र 100 क्वेश्चन आप अक्सर ऐसा देखते हो कि कोई टॉपिक बहुत सालों तक इग्नोर्ड रहा और अचानक से यूपीएससी के एग्जाम में जो है उस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए। तो पहले तो सिलेबस में जो भी दिया हुआ है हमें उन सब का टारगेट करना है कि ये सारी चीज़ें हमें समझनी है। बाद में जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होगे ना तो आप थोड़ा शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो कि मेरा स्ट्रेंथ इधर है, मेरा भी क्या छूट रहा है ना। वो तो बाद के तैयारी का पार्ट है, अभी से उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। बहुत सारे बच्चे आप देखोगे कि वो अपने दोस्तों से या फिर अपने आसपास से सीखते हैं कि अरे ये मिडाइवल हिस्ट्री को तो छोड़ देना है अभी, है ना, मैं इसी को करूंगा, उससे क्वेश्चन नहीं। जनरली देखा भी जाता है कि मिडाइवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस थोड़े कम होते हैं विद रिस्पेक्ट टू आपके एंशिएंट, पर ये शुरुआत में नहीं सोचना चाहिए। आपको जो है ना तैयारी की एक स्टेजेस होती है, जो काम आपको 6 महीने बाद करने हैं, सोचना है, वो काम आप पहले करोगे तो नहीं, है ना। जैसे आपने एक टास्क लिया, बहुत सारे पार्ट हैं उसके, आपने सब पे मेहनत की, है ना, तो आप 2 महीने 4 महीने के बाद आप सोचोगे कि चलो मैंने किस में अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं किस में कम कर रहा हूँ। लेकिन अभी से अगर आप कर लोगे कि नहीं सब लोग ये वाला पार्ट को इग्नोर करते हैं तो मैं भी इग्नोर करूंगा, हो सकता है आपका बेस्ट वही पार्ट हो, है ना, या आपके लिए वो पार्ट बहुत आसान हो, आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो। तो शुरुआत में कभी भी ऐसे नहीं छांटना चाहिए, बिल्कुल सिलेबस में जो भी वर्ड्स, जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसको समझ करके और उसको पढ़ना चाहिए। एक बार जब आप तैयारी में जब आगे जाते हो ना तब वहाँ पे आप थोड़ा बहुत कर सकते हो कि किस चीज़ को पहले मैं करूँ, किसको बाद में करूँ, पर आपको टारगेट रखना चाहिए कि सभी सिलेबस को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, है ना। इसमें 2 चीज़ें लिखी, एक तो इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन गवर्नेंस। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना है और इंडियन पॉलिटी में क्या क्या चीज़ें। फिर इसी सिलेबस में आगे इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज एंड पब्लिक पॉलिसी एंड राइट इशू। तो ये सारे मैटर हैं जो उनका फोकस होगा, है ना। पर गवर्नेंस एक अपने आप में बहुत ब्रॉड फील्ड है, इंडियन पॉलिटी है, तो इसको जब आप पढ़ रहे होंगे ना तो आप होता क्या है कि जैसे हमने इसमें देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम है। बच्चे जब पढ़ना शुरुआत करते हैं तो सिलेबस तो एक बार देखते हैं वो, पर 1-2 महीने 3 महीने बाद उनके एग्जैक्ट माइंड में नहीं रहता है कि हमें पॉलिटिकल सिस्टम भी पढ़ना है। तो ये इसलिए सिलेबस जो है वो तो बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से याद बोला भी जाता है डाउनलोड करके रखो या अपने पास सिलेबस का वो कर रहे, कोई भी टॉपिक आपका मिस ना हो, है ना। एटलीस्ट आप एक बार तो सबको पढ़े ही पढ़े, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये पॉलिटिकल सिस्टम है तो वो क्या है ना, क्या क्या चीज़ें इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में आती हैं जो हमें जानने चाहिए, है ना। फिर है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में अगर आप इसको देखो तो जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, पॉवर्टी है ना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, उसके बाद डेमोग्राफी है, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव है। तो आपको इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एक तो बहुत बड़ा ब्रॉड विषय हो जाते हैं ना, इसमें भी आपको फोकस करना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आपको पढ़ना है, पॉवर्टी भी पढ़ना है ना, डेमोग्राफी भी पढ़ना है, और कई सारे जो सोशल इनिशिएटिव हैं आइदर गवर्नमेंट के या किसी एनजीओ या फिर किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन के, आपको उन्हें भी पढ़ना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट भी इसलिए हो जाता है क्योंकि देख रहे हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन वगैरह की वजह से और
यूएम वगैरह की गाइडलाइंस भी खूब आ चुकी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट भी बहुत हो जाता है। इम्पॉर्टेंट बहुत हो जाता है, और ये तो बहुत ज़रूरी है कि जो ये पूरे सिलेबस है अगर आप सही से समझेंगे तो बहुत कुछ है इसमें, है ना। आपने कुछ पैटर्न देखा है लास्ट 5 ईयर्स के प्रीलिम्स क्वेश्चंस में कि मुझे कितना इनसे पूछा हाँ, गया है? बिल्कुल। तो मैं इसमें एग्जैक्ट टॉपिक बाय टॉपिक करना तो मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं, बट हाँ हम लोग सब्जेक्ट के बारे में एनालाइज कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पर मैं ये मानता हूँ कि ये सही नहीं है कि कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप उसको करो। जैसे इन्वायरमेंट के क्वेश्चन कभी ज़्यादा आ गए, है ना। कैंडिडेट्स में क्यूरियोसिटी लेकिन रहती है, रहती है वो इस बिल्कुल चीज को रहती है। प्रेफर करते हैं कि वो देख ले कि क्या चीज आ रही है, फिर हिसाब से अपनी तैयारी, बिकॉज दे वांट टू मेक देयर थिंग्स इजी, तो इसलिए वो बार बार वो देखते हाँ, हैं। ये आप कर सकते हैं कि जिस सब्जेक्ट से या जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है आप उसको पहले पढ़ लें, है ना। उसको थोड़ा पहले प्रैक्टिस करें तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो मेजर पार्ट जो सिलेबस का है हाँ, मेरा वो कवर हो गया। लेकिन कभी भी छोड़े नहीं, एटलीस्ट एक बार तो वो जरूर तो पढ़ें। बिल्कुल रॉन्ग अप्रोच होगा अगर हाँ, आप छोड़ रहे हैं। छोड़ना नहीं चाहिए। तो ऐसे इसके बाद फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है जनरल इशू ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी कई बार हम लोग स्टार्टिंग में इस ध्यान ही नहीं देते कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमें स्पेशली पढ़ना है, क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ना है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है लोग इन्वायरमेंट बोलते हैं कि इन्वायरमेंट करके इन्वायरमेंट पढ़ा, और इन्वायरमेंट से संबंधित जो फोकस्ड किया हुआ है सिलेबस में वो भी आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, है ना। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनरल साइंस। जनरल साइंस के बारे में ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ से करें इसको, क्योंकि जनरल साइंस के सोर्सेस एग्जैक्ट नहीं है कि बिल्कुल कि इस जगह से करना है। जनरल साइंस में अगर आप देखो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन रहते हैं वो मोस्टली साइंस एंड टेक के रहते हैं, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में होते हैं। पर जनरल साइंस इस टॉपिक का मतलब है कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो 10th तक का साइंस है उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कोर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी, बिल्कुल आ सकते हैं, फिजिक्स वाला इन सबके बिल्कुल आ सकते हैं। ट्रेंड्स आप देखो तो आते नहीं हैं या बहुत कम आते हैं। जैसे भी 1-2 साल पहले 3-4 क्वेश्चन आ गए थे जनरल साइंस के, है ना। तो लेकिन आपको एक बेसिक ऐसा तो है ना, आप ये सिविल सर्विसेज की तैयारी करने आ रहे हो, 10th तक तो साइंस पढ़े ही हो, बस भूल कर जाते हैं। तो यूपीएससी में आप जब एक सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हैं तो आपकी जो एकेडमिक जो भी आपने काम किया वो आप बहुत अच्छे से कर रहा होना चाहिए। तो अगर आप भूल गए हो तो उसको पढ़िए फिर से, है ना। हाँ, पर ये हम कर सकते हैं कि जो बहुत टेक्निकल है, जैसे 10th के ही फिजिक्स में अगर आप देखोगे कि जो बहुत अंदर की टेक्निकल चीज़ें हैं उसको आप फॉर द टाइम बीइंग छोड़ सकते हैं अभी के लिए। क्योंकि ऑब्वियसली जब एक यूपीएससी आप सोचो सोशल इशूज़ के बारे में भी आपसे इतना डिटेल में पूछ रहा है, ज्योग्राफी भी पूछ रहा है, सब चीज़ों को हैंडल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। सबसे चैलेंजिंग तो यही है कि जो भी हमने सिलेबस देखा इसमें सब चीज़ हैं। अब इन सारे चीज़ को एक साथ तो कवर नहीं किया जा सकता है, बहुत एक अच्छा प्लान होना चाहिए। इस प्लान में आपकी कई बार फॉल्ट भी आएंगी, आप छूट जाएगा, कुछ लेट चल रहा होगा, और इसी के लिए तो हमारा मेंटरशिप है जहाँ पे हम वीकली जो है आपको एक सिस्टम बना के देंगे कि आपको इसको करना है, फिर नेक्स्ट वीक इसको करना है, ठीक है। इस पूरे तैयारी के दौरान एक चीज़ बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि सोर्स जो है वो लिमिटेड हो और फिक्स्ड हो। बिल्कुल। अगर आप एक न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो तो आप एक न्यूज़पेपर कंटिन्यूअसली पढ़ना है और उसी न्यूज़पेपर को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 2 महीने 4 महीने बाद मज़ा नहीं आ रहा है कुछ और चेंज कर दिए, या आपके किसी दोस्त ने बोला अरे मैं तो ये पढ़ रहा हूँ और वो ज़्यादा अच्छा है तो आप उसको कर दिए। तो सोर्सेज के बारे में भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अगर प्रीलिम्स में जो पेपर 1 है उसके अगर आप क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करें कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो रिसेंट ईयर में ये देखा गया है कि जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हैं उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं, है ना। इन्वायरमेंट आई एम ऑल्सो ऑब्जर्विंग दिस पैटर्न, लाइक सिंस 2017-18 से ये पैटर्न बहुत देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी के क्वेश्चंस बहुत बढ़ रहे हैं, और जनरली कैंडिडेट्स अनअवेयर होते हैं, इतना डिटेल में नहीं पता लग पाता कि किस स्टेट में कौन सी बर्ड्स और ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो पूछी जाती हैं।
देखिए इन्वायरमेंट के क्वेश्चन इसलिए भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं ना, क्योंकि इन्वायरमेंट एक ऐसा इशू है जो कि ग्लोबल लेवल पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट और सीरियस इशू है। सारी कंट्री, आप पॉल्यूशन के बारे में देखो, अभी रिसेंट में कई कंट्रीज़ में जैसे फ्लड आ जाते हैं, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये चीज़ें फ्रीक्वेंट हो रही है। इंडिया में भी अगर आप क्लाउड बर्स्ट के बारे में अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं, तो क्लाइमेट चेंज कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण इशू है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन तो बढ़ेंगे ही, है ना। पॉल्यूशन है ना, अक्सर दिल्ली में भी अगर आप देखो कि दिवाली के आसपास जो है पॉल्यूशन काफ़ी बड़ा इशू हो जाता है। तो जो ऐसे प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज हैं जिससे लाइफ इम्पैक्ट हो रही है, एक सिविल सर्वेंट कैसे उसके बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानेगा, फिर वो अपना काम कैसे कर पाएगा। तो यूपीएससी आपको ऐसा नहीं है कि आपको बस कह रही कि तुम ये सारी चीज़ें जानते हो तो आ जाओ हम कर लेंगे। वो ऐसे कैंडिडेट ढूंढ रही है जो इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छी नॉलेज रखता हो और उसको अप्लाई कर सकता हो, एक्सप्लेन कर सकता हो, है ना। सॉल्यूशंस भी लेके आए, सॉल्यूशन भी लेके आए। और ये सारी चीज़ मेंस में, जब मेंस का आप आंसर लिखोगे तो आप सॉल्यूशन, प्रॉब्लम, इन सारी चीज़ों को तो आप करोगे ही, तो आपको होना ही चाहिए। आपने ऐसा न्यूज़पेपर की बात बोली, लास्ट वीडियो में यूज़र ने, हमारे व्यूअर ने कमेंट भी किया था कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़े, मतलब सिलेबस आपको कवर अप करना है तो हाउ टू कवर द सिलेबस फॉर प्रीलिम्स थ्रू न्यूज़पेपर। क्योंकि यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे एनालिसिस वीडियोज़ वगैरह मिल जाते हैं, तो कैंडिडेट सोचते हैं कि चलो ठीक है 20 मिनट की वीडियो देख ली, 30 मिनट की वीडियो देख ली और न्यूज़पेपर को स्किप कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये अप्रोच सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तैयारी हम स्टार्ट करते हैं ना, तो दो चीज़ें हैं जो कि सबसे पहले लोग सोचते हैं कि एक तो न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को देखेंगे जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, अभी उन्होंने सब्जेक्ट्स पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, बट वो न्यूज़पेपर स्टार्ट कर देते हैं। न्यूज़पेपर पहले, अभी के समय में देखा जा रहा है, खास करके ये कोविड के बाद, आपको हर न्यूज़पेपर की एनालिसिस जो है वीडियो बनाई जाती है। बहुत सारे चैनल्स पे ये एनालिसिस वीडियो बनते हैं। इसमें से कई सारे अच्छे भी होते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि जब कोई आपके बिहाफ पे एनालाइज कर दे तो फिर आप क्या करोगे। बिल्कुल। यूपीएससी की तैयारी सिर्फ ये नहीं है ना कि आपको बहुत जानकारी है, आपको सब चीज़ पता है। आपको एनालिसिस का प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। जब हम एक आर्टिकल या किसी ऑथर के द्वारा लिखी हुई एक आर्टिकल है या एडिटोरियल है, जब उसको हम पढ़ते हैं तो हमारा माइंड एक तरह से उस पर फंक्शन करता है कि उस पर हम क्या इन्फर कर सकते हैं। शुरुआत के दिनों में आप देखोगे कि एस्पिरेंट जो हैं वो न्यूज़पेपर के आर्टिकल से बहुत कुछ नहीं निकाल पाते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता है कि कैसे, कई सारे स्टूडेंट्स को, कि इसका हम कैसे एग्जाम में यूज़ करें। इवन पढ़ भी नहीं पाते हैं, फुल आर्टिकल भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो यही तो सीखना है। अगर इस सीखने वाले स्टेज को स्केप कर दिए और आपने किसी एनालिसिस वीडियो देख लिया, आपको बता दिया, तो आपके पास एक कंटेंट तो हो जाएगा, बट आपका माइंड वो चीज़ नहीं कर पाएगा जिसकी ज़रूरत है यूपीएससी में। तो मुझे लगता है कि एक न्यूज़पेपर आप बिल्कुल, जब आपने सोचा कि आप पढ़ते हो, तैयारी करनी है, एक न्यूज़पेपर कोई सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जिस भी लैंग्वेज, आज के समय पे तो देखिए रीजनल लैंग्वेज में भी अच्छी न्यूज़पेपर अवेलेबल हैं, है ना। हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। तो आप एक अच्छी न्यूज़पेपर सेलेक्ट कर लीजिए और उसको एक फिक्स टाइम कर लीजिए कि 1 घंटा से ज़्यादा ना, 1 घंटे के आसपास रेगुलर आप उसको पढ़ें, अच्छी न्यूज़ को पढ़ें। हाँ, शुरुआत में ये हो सकता है कि आप कुछ ऐसे भी न्यूज़ पढ़ रहे हैं जो आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ठीक है, शुरुआत में तो तभी तो हम लोग चीज़ें सीखते हैं। धीरे धीरे जब आपको सिलेबस पूरा पता हो जाएगा, है ना, क्वेश्चन के पैटर्न आपको पता होने लगेंगे, किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, तो आप धीरे धीरे ट्रैक पे आ जाएंगे। शुरुआत के दिनों में अगर न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको लगे कि क्या ही पढ़ रहे हैं, इससे अच्छा तो एनालिसिस देख लेते हैं, हाँ, है ना, तो आपको घबराना नहीं चाहिए। स्टार्टिंग के पीरियड में न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कतें होती हैं, आप कंटिन्यू करिए उसको, 1 महीने 1.5 महीने में आपको बहुत अच्छा आप पढ़ने लगोगे। इसी से रिलेटेड एक और कमेंट था कि अगर कोई कैंडिडेट न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो फिर जो आपके मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स आती है, फिर उनकी पढ़ने की नीड रह जाती है या फिर दोनों साथ साथ चले? ओके, देखिए न्यूज़पेपर, या दोनों सब्स्टिट्यूट हैं एक दूसरे के, ऐसा कुछ हो? न्यूज़पेपर पढ़ना तो बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। पहले के टाइम पे इतने करंट अफेयर मैगजीन लोग तो पढ़ते नहीं थे, इतने आते ही नहीं थे। अब ये है कि हाँ, करंट अफेयर मैगजीन मंथली, अगर कोई एक मैगजीन पढ़ रहे हैं आप, जिसमें सारे जितने भी तरह के करंट अफेयर है उन सबको समराइज करके दिया हुआ है, तो आप उसको एज ए रिवीजन टूल को की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने 30 दिन तक न्यूज़पेपर पढ़ा, ठीक है,
और उन्हीं चीज़ों का एक आपको मंथली एंड में अगर मिल जाए जिसमें उन सारे इश्यूज़ का समरी जैसा दिया हो, तो ये अच्छी चीज़ है, उसको पढ़ सकते हैं। प्रॉब्लम बस ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स या एस्पिरेंट जो हैं वो इसमें भी शिफ्ट करते रहते हैं, एक मंथली मैगजीन से ज़्यादा नहीं। ठीक है, आपको कोई सी भी किसी की भी आप मंथली मैगजीन आप पढ़ सकते हैं। अच्छा बात है जब आपको पूरे मंथ का जो न्यूज़ है वो रिवीजन हो जाता है। अगर कोई चीज़ न्यूज़पेपर में आपसे छूट गया हो तो यहाँ दिख जाएगा आपको मंथली मैगजीन में, या अगर मंथली मैगजीन में कोई इशू के बारे में नहीं आया हो तो आप न्यूज़पेपर में वो आपका मिला जुला वो हो जाएगा। Thank you, sir. Thank you everyone for watching this video. Subscribe to the Indian Express Education channel for more such informative videos on UPSC.